Yeah. Good evening, everyone. Welcome to Abipedia, powered by Abhimanyu IAS. This is Barka Mirza. So, how you all are doing? Everything is going well? Yeah. Stay home, stay safe. अच्छे से रहिए. So, in the last lecture, we were talking about inflation. Okay, some of the MCQ questions we have discussed. Some of the MCQ questions on inflation, है ना, which is for SEBI Grade A 2020. तो आज का हमारा सेशन इज बेस्ड ऑन अगेन इन्फ्लेशन. एंड आज मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस फिर से लेकर आई हूँ इन्फ्लेशन के ऊपर. ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर योर सेबी ग्रेड ए 2020 फॉर योर एग्जाम्स. इसके लिए ओके, बिफोर वी स्टार्ट मैं आपको बता दूं, एज यू ऑल नो कि हमारे सेबी के जितने भी सारे पेड कोर्सेज है उस पर आपको 25% डिस्काउंट मिल रहा है, वेदर इट इज़ सब्जेक्ट वाइज कोर्स और फुल कोर्स. ठीक है, तो आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है टू बाय द प्रोडक्ट्स ऑफ सेबी. एंड अगर आपको इसकी थ्योरी पार्ट चाहिए तो वो भी अवेलेबल है इन द पेड कोर्सेज. ओके, सो वहाँ पे जाइए, वहाँ पे आप पेड कोर्सेज पे जाके पढ़ सकते हो और द थ्योरी पार्ट. एंड ऑल यू नीड टू डू इज विजिट आवर डिस्क्रिप्शन बॉक्स. वहाँ पे रिव्यू कीजिए, विजिट आवर पोर्टल. यू विल गेट ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन अवेलेबल ओवर देयर. ठीक है, एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ओपन किया गया है एंड टेलीग्राम चैनल भी है. whenever we will have our lecture you will get the notification. तो वीडियो ख़त्म होने के बाद आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए एंड वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को एंड टेलीग्राम चैनल को. ओके, चलिए. एंड मैं आपको जैसे बोलती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए. अगर आप न्यू हैं हमारे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन. जब भी हमारी लेक्चर्स होगी यू विल गेट द नोटिफिकेशन. एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए हमारे लेक्चर को ताकि अदर्स विल ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ आवर सेशन. ठीक है, चलिए. आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, या सी, हु अमंग द फॉलोइंग आर नॉट प्रोटेक्टेड अगेंस्ट इन्फ्लेशन. ओके, whether it's salaried class, B industrial workers, C pensioner, or it's D agricultural farmers. Read out the question carefully. Okay, following are not protected. You have 10 seconds with you. सोचिए, अच्छे से पढ़िए क्वेश्चन एंड ट्राई टू सॉल्व. कुछ भी डाउट्स हो आप मुझे कमेंट कीजिए या चैट बॉक्स में डालिए, मैं आपको आंसर प्रोवाइड करूंगी. डोंट गेट कंफ्यूज्ड. चलिए मैं आपको बता दूं, द करेक्ट आंसर इज एग्रीकल्चरल फार्मर्स आर नॉट प्रोटेक्टेड अगेंस्ट इन्फ्लेशन. ठीक है, सैलरीड क्लास कौन हो गया? सैलरीड क्लास मीन्स द पीपल हु आर सर्विंग फ्रॉम वर्किंग फॉर देम सेल्फ और फॉर द फैमिली और फॉर गवर्नमेंट आर कॉल्ड सैलरीड क्लास, है ना. इंडस्ट्रियल वर्कर्स कौन हो गया हमारा? इंडस्ट्रियल वर्कर्स हो गया द लेबर यूनिट्स वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन और इंडस्ट्रीज. ठीक है, हमारा लेबर यूनिट्स वर्कर्स. ओके, पेंशनर कौन हो गया? हमारा गवर्नमेंट सर्वेंट्स. गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो काम करते हैं. ओके, काम करने के बाद जब रिटायरमेंट उनका हो जाता है तो उनको पेंशन मिलती है, मंथली पेंशन मिलती है उन लोगों को. उन लोगों को क्या बोलते हैं? पेंशनर्स. एंड द डी एग्रीकल्चरल फार्मर्स. एग्रीकल्चरल फार्मर्स मेनली एग्जिस्ट इन द रूरल एरियाज, है ना. खेती बाड़ी जो करते हैं क्रॉप्स का, तो उसको हम लोग बोलते हैं एग्रीकल्चरल फार्मर्स. तो दे आर मोस्टली नॉट प्रोटेक्टेड अगेंस्ट इन्फ्लेशन. सैलरीड क्लास में क्या होता है? सैलरी किसी भी तरह जो पीपल वर्कआउट करते हैं वो किसी तरह इन्फ्लेशन से, मतलब किसी भी तरह उनका चलता ही है. कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो कम हो उनका चलते रहता है. इंडस्ट्रियल वर्कर्स भी वन एंड ऑल सेम, पेंशनर्स भी सेम, बट एग्रीकल्चरल फार्मर्स आर मोस्ट affected again for by inflation, are most affected by inflation. ठीक है, तो एग्रीकल्चर फार्मर्स हमारा करेक्ट ऑप्शन है. ओके, चलिए हमारा सेकंड नेक्स्ट वन, या सी, deficit financing aims to put more money into the economy by creating additional paper currency to fill the gap between expenditure and revenue. The device aims at economic development but it fails. It generates what? Whether it's inflation, B devaluation, C deflation or D demonetization. हमारे सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए. क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, कंफ्यूज नहीं होना.
ठीक है, एम्स टू पुट मोर मनी इनटू द इकोनॉमी बाय क्रिएटिंग एडिशनल पेपर वर्क. ओके, एडिशनल पेपर वर्क क्या है? रिकॉर्ड कीपिंग, रिकॉर्ड कीपिंग. ओके, रिकॉर्ड कीपिंग वर्क. ठीक है, गैप फिल, गैप बिटवीन किसमें? एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू, गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू. तो अगर द डिवाइस एम्स द इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर फेल हो जाती है तो ये जनरेट क्या करेगी? चलिए मैं आपको बता दूं, द करेक्ट आंसर इज इन्फ्लेशन. द डिवाइस एम्स एट इकोनॉमिक डेवलपमेंट बट इट फेल्स, इट जनरेट्स इन्फ्लेशन. राइज इन द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, है ना, किसी चीज का दाम बढ़ना, महंगाई बढ़ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन. द करेक्ट आंसर इज इन्फ्लेशन. ठीक है, डीवैल्यूएशन क्या है? व्हाट इज डीवैल्यूएशन? रिडक्शन इन द करेंसी ऑफ, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ करेंसी, reduction in the value of currency. okay, deflation क्या है? reduction in the general price level, है ना, आप लोगों को पता होगा. reduction in the general price level, price level. ठीक है, and demonetization क्या हो गया? withdrawal of coins, withdrawal of coins. okay, so our correct answer is inflation. कंफ्यूज नहीं होना. चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. a steady increase in general level of prices, as a result the aggregate demand is increasing in unsustainable rate as compared to aggregate supply is termed as, whether it's A, demand pull inflation, B, cost push inflation, C, stagflation, or it's D, structural inflation. रीड आउट द क्वेश्चन केयरफुली. ओके, कोई भी कंफ्यूजन है कमेंट कीजिए या चैट बॉक्स में टेक्स्ट कीजिए. आई विल ट्राई टू सॉल्व इट आउट, आई विल कन्वे इट आउट. Steady increase in the general price level as a result aggregate demand. यहीं पे तो आप लोगों को समझ आना चाहिए. aggregate demand is increasing. चलिए मैं आपको बता दूं, द करेक्ट आंसर इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन, है ना. इसमें क्या होता है? डिमांड ऑफ द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या होती है? इंक्रीज होती है कंपैरिजन टू सप्लाई, है ना. इंक्रीज होती है सप्लाई एज कंपैरिजन, सप्लाई का उससे नीचे रहता है. बट प्रोड्यूसर्स को क्या होता है? प्रोड्यूसर्स को एक मौका मिल जाता है टू रेज द प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, है ना. उसको हम क्या बोलते हैं? डिमांड पुल इन्फ्लेशन. ठीक है, कॉस्ट प्लस इन्फ्लेशन पता है ना आप लोगों को क्या है? इनपुट्स ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड इंटरप्रेन्योर. लैंड, लेबर, कैपिटल एंड इंटरप्रेन्योर, ये क्या है? इनपुट, दैट इज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. इसमें क्या होता है? ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज होती है. ओके, सप्लाई क्या होता है? डिक्रीज होती है. सप्लाई ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? डिक्रीज हो जाती है. एंड द डिमांड रिमेन कांस्टेंट. ठीक है, एंड द प्राइसेस और ओवरऑल प्राइसेस क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. ओके, स्टैगफ्लेशन में क्या होता है? स्टैगफ्लेशन में होता है क्या? अनएम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज हो जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट भी रेज होती है एंड इन्फ्लेशन भी बढ़ जाता है. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैगफ्लेशन, है ना. एंड स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन क्या होता है? चेंज इन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, change in the supply of goods and services. Okay, services. So the correct answer is demand pull inflation. ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे. See, out of the various ways of financing government investment expenditure, which of the following is a method of inflation control? Okay, A, foreign aid, B, deficit financing, C, taxation, or it's D, public borrowing. क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, कंफ्यूज नहीं होना आप लोग. You have 10 seconds.
What will be the correct answer? Method of inflation control कौन सा है? Sorry. चलिए मैं आपको बता दूं, द करेक्ट आंसर इज टैक्सेशन. ओके, टैक्सेशन क्या है? जो हम लोग टैक्स पे करते हैं, इंडिविजुअल्स, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल्स जो टैक्सेस पे करते हैं, मनी मनी पेड एज टैक्सेस, है ना? मनी पेड एज टैक्सेस. ओके, द करेक्ट आंसर इज टैक्सेशन. फॉरेन एड क्या हो गया? फॉरेन एड मीन्स जो फूड है एंड अदर रिसोर्सेज है, जो फूड है एंड अदर रिसोर्सेज है जो फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री एक्सपोर्ट इंपोर्ट होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फॉरेन एड. ओके, डेफिसिट फाइनेंसिंग तो आप लोगों को पता ही होगा क्या है. व्हाट इज डेफिसिट फाइनेंसिंग? डेफिसिट फाइनेंसिंग मीन्स गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गया, खर्चा ज़्यादा हो गया, इनकम कम हो गया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेफिसिट फाइनेंसिंग, है ना? एंड पब्लिक बोरोविंग्स मीन्स क्या है गया? जो डेब्ट्स है, जो बॉन्ड्स है, जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पब्लिक बोरोविंग्स. ओके, तो ये हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? टैक्सेशन. वेरियस वेज ऑफ फाइनेंसिंग गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज अ मेथड ऑफ टू कंट्रोल इन्फ्लेशन इज टैक्सेशन. ओके, चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. या In terms of economics, the small gap between the first recession and second recession is known as, whether it's A, double deflation, B, deflation, C, deep recession, or it's D, double deep recession. इस क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना, थोड़ा इंटरेस्टिंग वन है. स्मॉल गैप बिटवीन द फर्स्ट रिसेशन एंड सेकेंड रिसेशन. आपको पता है ये फर्स्ट रिसेशन, ये नाम कहाँ से आया है? ये न्यूयॉर्क से आया है. न्यूयॉर्क से द टाइम आर्टिकल use this name first recession. Okay, and second recession we called it as it relates to the GDP. इसमें क्या होता है? एक नेगेटिव इफेक्ट, पॉजिटिव इफेक्ट के बाद एक नेगेटिव इफेक्ट आती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉजिटिविटी के बाद नेगेटिव इफेक्ट आती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेकेंड रिसेशन. ओके, जीडीपी पता है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो चुका है हमारा. तो चलिए हमारा करेक्ट आंसर है, in terms of economics, the small gap between the first recession and second recession is known as deep recession. Okay, the correct answer is deep recession. ये क्या है? mainly इसमें क्या होता है? employment level जो होती है ना, हमारा जो इकोनॉमी का आउटपुट होता है ना, वो डिक्रीज हो जाती है ओवरऑल बाई 10%. ठीक है, एंड ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट होता है वो इंक्रीज हो जाता है, हाई रेट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाती है. ओके, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेज. ओके, आउटपुट क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है बाय 10%, एंड अनएम्प्लॉयमेंट जो है बहुत हाई रेज हो जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डीप रिसेशन. ओके, डबल डीप रिसेशन आप लोगों को पता है, ये वही है जो सेकेंड रिसेशन हम लोग को बोल सकते हैं इसको डीप रिसेशन. ओके, डिफ्लेशन पता ही है आपको, जनरल प्राइस लेवल जो है वो लो हो जाती है. एंड डबल डिफ्लेशन क्या है? ये ग्रॉस एडेड प्रोडक्ट है, GAD. ठीक है, मेजर क्या करती है? प्राइजेज, measure the prices. Okay, gross added product, GVA, gross value. 1 minute. Okay, 1 minute. कंफ्यूज नहीं होना, 1 मिनट होल्ड. या सी, ये क्या है? डबल डिफ्लेशन क्या है? ग्रॉस
वैल्यू एडेड। ओके, ये क्या मेजर करती है? द प्राइसेस मतलब कांस्टेंट है या ऊपर नीचे हो रही है, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज सी, डिप्रिसिएशन। ओके, चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। या इन्फ्लेशनरी गैप is by, inflation gap is by किससे? नंबर ए, inflation coupled with recession, B, inflation that usually prevail in a developing country, C, gap between galloping inflation and runaway inflation, or it's D, excess of aggregate demand over aggregate supply at the full employment level। ये मैक्सिमम पता ही होगा आप लोगों को। इन्फ्लेशनरी गैप, व्हाट इज इन्फ्लेशनरी गैप? तो फटाफट आंसर दीजिए। डोंट गेट कंफ्यूज्ड। चलिए मैं आपको बता दूं, द करेक्ट आंसर इज एक्सेस ऑफ एग्रीगेट डिमांड ओवर एग्रीगेट सप्लाई एट द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। इन्फ्लेशनरी गैप क्या है? एक्सेस डिमांड है ओवर सप्लाई एट द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। एक्सेस डिमांड रहती है, यहाँ पे क्या होता है? डिमांड रहती है ओवर सप्लाई, ज़्यादा डिमांड, सप्लाई डिमांड ज़्यादा, सप्लाई उससे कम, बट एम्प्लॉयमेंट लेवल बहुत हाई रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन गैप, इन्फ्लेशनरी गैप। ओके, द करेक्ट आंसर इज नंबर डी। ठीक है, नंबर सी का गैप बिटवीन गैलपिंग इन्फ्लेशन। गैलपिंग इन्फ्लेशन पता है क्या है? गैलपिंग इन्फ्लेशन, गैलपिंग इन्फ्लेशन मीन्स क्या बोलते हैं हम? ये जंपिंग पीरियड है। ओके, जंपिंग पीरियड हम लोग इसको बोल सकते हैं, जिसमें टू से 3 डिजिट तक इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होते रहती है पीरियड में, इन्फ्लेशन में। ओके, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? गैलपिंग इन्फ्लेशन। एंड व्हाट इज रनवे इन्फ्लेशन? रनवे इन्फ्लेशन क्या हो गया? जहां पे हम लोग को इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना इम्पॉसिबल हो जाता है, दैट इज हम लोग बोल सकते हैं उसको हाइपर इन्फ्लेशन। ठीक है ना, जहां पे हम लोग को इन्फ्लेशन अनकंट्रोल मतलब कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रनवे इन्फ्लेशन। सो द करेक्ट आंसर इज डी। ओके, चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। या व्हाई अ हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन टेंड्स टू वर्सन बैलेंस ऑफ पेमेंट? A, prices of imported goods rises, B, prices of imported goods fall and hence more is imported, C, prices of exported rise making export less competitive, or it's D, prices of exported goods falls and hence less amount is obtained in terms of foreign exchange। आप लोगों को पता होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट, व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट? सोचिए और फिर आंसर दीजिए। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है पता है ना? बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? फ्लोइंग ऑफ मनी इनटू अ कंट्री इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट। किसी भी कंट्री का ले लो, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी का ले लो, वेदर इट इज इंपोर्ट आ रही है या एक्सपोर्ट, जितने भी सारे मनी प्रोवाइड हो रही है, जितने भी सारा आउट गोइंग इनकमिंग हो रहा है, उसको हम लोग के फ्लोइंग, टोटल फ्लोइंग ऑफ मनी इन द कंट्री, वी कॉल्ड इट एज बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, वेदर इट्स एक्सपोर्ट से आ रही है या इंपोर्ट से आ रही है, कहीं से भी इन अ कंट्री, फुल फ्लोइंग ऑफ मनी को हम लोग क्या बोलेंगे? बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो चलिए आंसर दीजिए। चलिए मैं आपको बता दूं, द करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर सी। Okay, the correct answer is C. Prices of exported rise making export less competitive is called balance of payment. High rate of inflation tends to worsen. Inflation कैसे इफेक्ट करती है बैलेंस ऑफ पेमेंट को? ठीक है, एक्सपोर्टेड प्राइस जो है, एक्सपोर्ट जो कंट्री से बाहर जो जाती है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्ट्स जो जाती है, वो क्या हो जाता है? राइज हो जाता है, और इससे क्या होता है? एक्सपोर्ट लेस कॉम्पिटेटिव हो जाता है। इस ऐसे इन्फ्लेशन वर्सन करती है बैलेंस ऑफ पेमेंट को। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर सी। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए आप लोग।
ताकि और भी स्टूडेंट्स हमसे जुड़ सके, हमारे सेशन को ज्वाइन कर सके। ओके, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, या सी, a very rapid or out of control growth in prices in which money loses its value to the point wherever barter may be preferable is known as deflation, inflation, B deflation, C disinflation, or it's D hyperinflation. क्या होगा? Read out the question carefully. Okay, क्या बोला गया है क्वेश्चन में? A very rapid or out of control growth in prices, okay, wherever points barter, क्या होगा आंसर? चलिए मैं आपको बता दूं, द करेक्ट आंसर इज हाइपर इन्फ्लेशन। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? अ वेरी रैपिड और आउट ऑफ कंट्रोल ग्रोथ इन प्राइसेस। आउट ऑफ कंट्रोल, इम्पॉसिबल हो जाता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, तो ये क्या हो जाता है? आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है ना ग्रोथ इन प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में। ठीक है, तो जब हाइपर इन्फ्लेशन हो जाती है उस टाइम क्या होता है? बार्टर सिस्टम आता है। ठीक है, बार्टर सिस्टम में मेनली हम लोग क्या करते हैं? एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम वन प्रोडक्ट्स टू अनदर। जैसे कि मुझे टोमेटो चाहिए और आपको पोटैटो चाहिए, तो अगर आपके पास टोमेटो है, मेरे पास पोटैटो है, आपको पोटैटो चाहिए और मुझे टोमेटो चाहिए, तो एक्सचेंज हम लोग कर सकते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? बार्टर सिस्टम। ठीक है, तो ये बार्टर सिस्टम उस टाइम ही रिलेट करती है व्हेन हाइपर इन्फ्लेशन जब रहती है इकोनॉमी में या कंट्री में, हम लोग क्या यूज करते हैं? बार्टर सिस्टम। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज हाइपर इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन होगा क्या? ये राइज इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होती है, बट बार्टर इसमें आता है क्या इन्फ्लेशन में? नहीं। डिफ्लेशन मीन्स क्या हो गया? डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, डी इन्फ्लेशन मीन्स क्या हो जाता है? reduction in the rate of inflation। ठीक है, एंड हाइपर इन्फ्लेशन, आउट ऑफ कंट्रोल, इन्फ्लेशन को जब कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपर इन्फ्लेशन। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, या सी, increasing prices related to what? A, generation of black money, B, adverse effect on speculation, C, promotion of inequalities, or D, adverse effect on balance of payment। इंक्रीजिंग प्राइजेज रिलेट टू किससे करती है? वेदर इट्स ब्लैक मनी और एडवर्स इफेक्ट ऑन स्पेकुलेशंस, और डी इनइक्वालिटीज प्रमोशन और एडवर्स इफेक्ट ऑन बैलेंस ऑफ पेमेंट। चलिए मैं आपको बता दूं, जनरेशन ऑफ ब्लैक मनी क्या हो गया? जनरेशन ऑफ ब्लैक मनी, ब्लैक मनी हम लोग किससे रिलेट करते हैं? ब्लैक मनी इलीगल वर्क्स है ना। ब्लैक मनी, ब्लैक मनी कभी आती है? इलीगल वर्क करने से, है ना। स्मगलिंग, ड्रग्स, प्रोस्टिट्यूशंस, तो इन सब से क्या होता है? ब्लैक मनी, इलीगल वर्क्स विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, है ना। इलीगल वर्क प्रोहिबिटेड बाय लॉ, वी कॉल्ड इट एज ब्लैक मनी। ओके, तो ये होगा क्या? इंक्रीजिंग प्राइजेस? नो। एडवर्स इफेक्ट ऑन स्पेक्यूलेशन, एडवर्स इफेक्ट ऑन स्पेक्यूलेशन, स्पेक्यूलेशन मीन्स क्या हो गया? मैं आपको बताती हूँ, जो हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, मेनली इन्वेस्टमेंट करते हैं, मान लो इन्फ्लेशन चल रही है हमारी कंट्री में, ओके, उस टाइम पे मैंने किसी लैंड पे या किसी हाउस पे मैंने इन्वेस्टमेंट किया। ठीक है, इन्वेस्टमेंट किया, अब मुझे पता नहीं है कि मुझे वो गेन आउट हो, मुझे प्रॉफिटेबल होगा या लॉस मेक में मैं जाऊंगी, बट मैंने फिर भी रिस्क लिया उसके लिए। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेक्यूलेशंस। ओके, investment in stock, investment in stock or property in the hope, of
गेन, ठीक है। ये क्या है, इन्वेस्टमेंट तो मैंने कर दिया, बट प्रॉपर्टी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगी या लॉस मेक होगा वो मुझे पता नहीं, बट मैंने रिस्क लिया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेक्यूलेशन। तो इंक्रीजिंग प्राइजेस रिलेटेड टू व्हाट, यही सी में जब प्राइजेस इंक्रीज होगी, इन्वेस्टमेंट तो कर दिया, बट जो जिसमें मैंने इन्वेस्टमेंट किया वो कोई दूसरा लेगा। जब अगर मैंने 10 लाख में कुछ लिया, अगर मुझे 10 लाख में भी मिल जाता है वो चीज़ तो समझ में आता है, कुछ प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, जितना मैंने खर्चा किया था उस पर मेरे को उतना मिल गया। बट अगर हम लोग किसी चीज़ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो किस लिए, प्रॉफिटेबल होने के लिए ना। अगर 10 लाख मैंने इन्वेस्ट किया और सामने वाला पर्सन है वो 11 लाख में लिया या 12 लाख में लिया, तो मुझे 2 लाख का फायदा हो रहा है, दैट इज प्रॉफिटेबल मुझे हो रहा है। बट किसी ने लिया अब और वो मुझे 8 लाख में या 9 लाख में मुझे उसको देना पड़ा, तो मैं क्या हुआ, लॉस मेक में जाऊंगी ना। तो ये एक रिस्क बन जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन। सो द करेक्ट आंसर इज एडवर्स इफेक्ट ऑन स्पेक्यूलेशन। सबसे ज्यादा इफेक्ट किसके पड़ेगा, इंक्रीजिंग प्राइसेस होने से स्पेक्यूलेशंस पे। ओके, इनइक्वालिटीज पता है ना, इनइक्वालिटीज, व्हाट इज इनइक्वालिटीज, ये क्या होता है, कंपैरिजन हो जाता है, कंपैरिजन हो जाता है इन रिलेशनशिप्स, इन रिलेशनशिप्स। ओके, richer section of the society मतलब high standard of living of the people and middle class and lower section of the society। तो इसमें क्या हो जाता है, कंपैरिजन हो जाता है, इनइक्वालिटीज हो जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, प्रमोशन ऑफ इनइक्वालिटीज, जो कि ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, नंबर डी क्या है, एडवर्स इफेक्ट ऑन बैलेंस ऑफ पेमेंट, टोटल फ्लोइंग मनी इन आवर कंट्री whether it is exported or imported, total flowing of money into a country और कोई भी country, several countries ले लो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट। ओके, तो सबसे ज्यादा इफेक्ट इंक्रीजिंग प्राइस किससे रिलेट करती है, करेक्ट आंसर इज बी, एडवर्स इफेक्ट ऑन स्पेक्यूलेशन। ओके, कंफ्यूज नहीं होना आप लोग। 1 मिनट, सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको एक थम्स अप लाने, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए प्लीज। ठीक है, चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। या सी, this one is important thoda, okay। Immediately prior to change in the measure of food inflation, which of the following indexes was being used for measuring it, whether it's A, wholesale price index, B, export price index, C, consumer price index, or it's D, interest rates offered by bank on deposits। रीड आउट द क्वेश्चन केयरफुली। ओके, कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट कीजिए, मुझे चैट बॉक्स में डालिए, आप मैं आपको सॉल्यूशन दूंगी। आई विल ट्राई टू कन्वे इट आउट, ओके, जितना हो सके मुझसे। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। चेंज इन द मेजर ऑफ फूड इन्फ्लेशन, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्सेस वाज बीइंग यूज्ड फॉर मेजरिंग इट। Try to solve it out। चलिए मैं आपको बता दूं, द करेक्ट आंसर इज होलसेल प्राइस इंडेक्स। ओके, दिस वन, होलसेल प्राइस इंडेक्स। आप लोगों को पता है ना, चेंज इन द मेजर ऑफ फूड इन्फ्लेशन, होलसेल प्राइस इंडेक्स कैसे रिलेट होता है, आपको पता है ना, होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या है, द प्राइजेस ऑफ गुड्स, द गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर सोल्ड इन अ बल्क। ओके, ज्यादा से ज्यादा जो चीज सोल्ड होता है ज्यादा लार्ज क्वांटिटी पे, ओनली टू दी किससे, ओनली टू दी ऑर्गेनाइजेशंस और बिजनेसमैन। ओके, ऑर्गेनाइजेशन और फॉर बिजनेस पर्पसेस, फॉर बिजनेस, सॉरी 1 मिनट, बिजनेस पर्पसेस पे, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, होलसेल प्राइस इंडेक्स। ये किसको मिलता है, बस लार्ज अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, लार्ज क्वांटिटी में मिलता है किसको, टू दी ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ फॉर बिजनेस पर्पसेस। ठीक है, ये डायरेक्टली कंज्यूमर या कस्टमर्स को नहीं मिलती। ओके, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, होलसेल प्राइस index। So this is the correct answer। Immediately prior to change in the measure of food inflation, wholesale price indexes was being used for measuring it। ओके, अब आपको लग रहा होगा व्हाट इज एक्सपोर्ट प्राइस इंडेक्स। एक्सपोर्ट प्राइस इंडेक्स मींस
इंपोर्ट क्या होता है, कंट्री में हमारा कुछ भी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इंपोर्ट होती है ना। एंड एक्सपोर्ट मीन्स क्या, जो हमारी कंट्री की सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स वो बाहर जाती है, दैट इज इट्स मेनली रिलेटेड टू इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड। ओके, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सपोर्ट प्राइस इंडेक्स। ओके, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ये मेनली एक एस्टिमेशन है, ये क्या है, मेनली एक एस्टिमेशन है ऑफ प्राइजेस चेंजेस in the goods and services, private changes in prices changes in the goods and services. okay, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, consumer price index. okay, and the D1 we have interest rates offered by banks on deposits. तो the correct answer is wholesale price index, जो कि measure करती है food inflation को. okay, सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जितना हो सके आप लोगों से ज़्यादा सेशन को शेयर कीजिए. द करेक्ट आंसर इज ए, होलसेल प्राइस इंडेक्स. ओके, चलिए नेक्स्ट वन. या सी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेमेडी ऑफ इन्फ्लेशन. ओके, क्या पूछा गया है, रेमेडी ऑफ इन्फ्लेशन. ए, लोअरिंग बैंक रेट, B, reducing budgetary deficit, C, better capacity utilization, और it's D, an efficient public distribution system. क्या होगा, कंफ्यूज नहीं होना ये क्वेश्चन में. दिस वन इज ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग वन. रेमेडी ऑफ इन्फ्लेशन पूछा गया है. ओके, क्या होगा, लोअरिंग बैंक रेट, रिड्यूसिंग बजटरी डेफिसिट, बेटर कैपेसिटी ऑफ यूटिलाइजेशन और एन एफिशिएंट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. चलिए मैं आपको बता दूं, द करेक्ट आंसर इज लोअरिंग बैंक रेट. ओके, द करेक्ट आंसर इज लोअरिंग बैंक रेट इज नॉट अ रेमेडी ऑफ इन्फ्लेशन. ये क्या है, रेमेडी का इन्फ्लेशन, रेमेडी ऑफ इन्फ्लेशन नहीं है. आप लोगों को पता है ना बैंक रेट क्या है, क्या है बैंक रेट, ये भी क्या है, एक इंटरेस्ट रेट है ना, बाय द सेंट्रल बैंक, है ना. ये भी एक इंटरेस्ट रेट है बाय दी सेंट्रल बैंक टू ऑल दी कॉमर्शियल बैंक्स, मेनली किसके लिए, फॉर फंड्स, लेंडिंग फंड्स. उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैंक रेट. तो रेमेडी ऑफ इन्फ्लेशन में क्या हो जाता है, नॉट अ रेमेडी ऑफ इन्फ्लेशन में कौन सा हो जाता है, लोअरिंग बैंक रेट. बैंक रेट जो कि रेट, जो इंटरेस्ट रेट जो लो हो जाती है, तो इसका इन्फ्लेशन की रेमेडी वो नहीं है. ओके, तो लोअरिंग बैंक रेट इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, बी क्या है आपका, बजटरी डेफिसिट. आपको पता है बजटरी डेफिसिट क्या है, इसमें भी वही होता है जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जब खर्चा ज्यादा और इनकम कम, दैट इज एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट एक्सीड्स, एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट एक्सीड्स ओवर रेवेन्यू. ओके, एक्सीड्स ओवर रेवेन्यू, we called it as budgetary deficit. okay, C है हमारा better capacity utilization. utilization means raw materials converted into finished goods. raw material जो convert हो गया finished goods, बन के तैयार हो गया है product, but उसको utilize कैसे करना है, resources को utilize करना है कैसे, वो क्या हो गया हमारा better utilization of capacity of utilization. okay, and third one is an efficient public distribution system. पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, दिस वन इज इंपॉर्टेंट वन, मैं आपको बता दूं क्या है ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. ये मेनली क्या होता है, एक गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड होता है ये. ओके, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड होता है, जहाँ पे कोई शॉप, जो जहाँ पे शॉप्स जो होती है वो मेनली किसके लिए होती है, पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जहाँ पे जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज उनको मिलता है वो एट रीजनेबल रेट, और वी कैन से एट पुअर रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कम से कम प्राइजेस में वो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज पब्लिक को मिलती है, फॉर द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए और पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए. ओके, तो वहाँ पे उनको प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जो क्या होता है, जैसे वो लोग खरीद सके, यूज कर सके, यूटिलाइज कर सके, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो कि गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड रहती है. ओके, तो इन्फ्लेशन की जो रेमेडी नहीं है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर, लोअरिंग बैंक रेट. ठीक है, चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. या, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कंटेन इन्फ्लेशन. ओके, सरप्लस बजट, increase in taxation, B, C, reduction in public expenditure, और D, all of the above. क्या होगा इसका आंसर, ये तो पता होगा आप सब लोगों को. contain inflation,
कंफ्यूज नहीं होना। सरप्लस बजट क्या है मालूम है ना? इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट की जो इनकम होती है ना, गवर्नमेंट की जो इनकम और रेवेन्यू वी कैन से, वो एक्सीड करती है एक्सपेंडिचर से, एक्सपेंडिचर। ओके, जहाँ पे गवर्नमेंट की इनकम ज़्यादा होती है, इनकम ज़्यादा एंड खर्चा कम, ओके, वी कैन से इट एज सरप्लस बजट। टैक्सेशन मालूम है आपका, जो कि हम लोग टैक्स जितने भी सारे काम करते हैं, जॉब वर्कर्स, जॉब करते हैं एम्प्लॉयज़, तो वो उनको टैक्सेशन, तो इसमें क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। रिडक्शन इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक एक्सपेंडिचर है ना, पता है ना आप लोगों को, गवर्नमेंट जो एक्सपेंड करती है ऑन पब्लिक, दैट इज हो गया आपका ट्रांसपोर्ट हो गया, ट्रांसपोर्ट ले लो आप, उसके बाद वेलफेयर सेक्शन ले लो आप, हेल्थ वेलफेयर सेक्शन, पब्लिक की वेलफेयर सेक्शन, एजुकेशन ले लो आप। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, या फिर ऑल ऑफ द अबव। फॉलोइंग कैन कंटेन इन्फ्लेशन। चलिए मैं आपको बता दूं, द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। इसमें सब कुछ है, कंटेन इन्फ्लेशन, सरप्लस बजट भी इन्फ्लेशन कर रिलेट्स रहती है, इंक्रीज इन टैक्सेशन भी इंक्रीज होता है इन्फ्लेशन में, पब्लिक एक्सपेंडिचर से भी इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है। तो दैट इज ऑल ऑफ द अबव द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए हमारे सेशन को, ताकि और भी स्टूडेंट्स जुड़ सके हमसे। चलिए, दिस वन इज इंपॉर्टेंट। What is the ideal rate of inflation? Whether it's A 0 to 1% or B 1 to 2% or C 2 to 3% or D 3 to 4%. ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को एंड ट्राई टू सॉल्व इट आउट। आइडियल रेट पूछा गया है, ओके, आइडियल रेट, सुटेबल वन, हम जिसको बोलते हैं मोस्ट सुटेबल वन, ठीक है, क्या होगा? Whether it says 0 to 1 or B 1 to 2 or C 2 to 3 or D 3 to 4. चलिए मैं आपको बता दूं, द करेक्ट आंसर इज 2 to 3%। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, प्रोबेबली हम लोग का आइडियल रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या रहता है? प्रोबेबली 2% रहता है, ठीक है, प्रोबेबली 2%। ओके, तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, प्रीवियस ईयर में मैं आपको बता दूं, जैसे कि 2020 में हमारा था 3.34%, ओके, 2019 में हमारा था 4.54%, ओके, 2018 में हमारा प्रीवियस ईयर का मैं बता रही हूँ, हाँ, 2018 में था आपका 3.43% एंड 2017 में हमारा था 3.6%, और 2016 में कितना था? 4.5%। ओके, तो ये हमारा क्या है? प्रीवियस ईयर का मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है, तो ये सारे रेट्स ऑफ इन्फ्लेशन है। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज प्रोबेबली 2 to 3%, हमारा 2% रहता ही है, तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, या unemployment caused by fall in demand for goods and services across the economy, whether it's A fractional unemployment or B seasonal unemployment, C structural unemployment or it's D cyclical unemployment। ये क्वेश्चन अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर है, जो कि आप लोगों को मालूम ही होगा। ओके, तो ध्यान से रीड आउट द क्वेश्चन केयरफुली एंड ट्राई टू सॉल्व इट आउट, कोशिश कीजिए। What will be the correct answer? Unemployment caused by fall in demand। ओके, तो अक्रॉस द इकोनॉमी क्या होगा? फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होगा, या सीजनल होगा, या स्ट्रक्चरल होगा, या साइक्लिकल होगा? फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो गया? जहां पे पीपल मूव करती है फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, फ्रॉम वन जॉब टू अनदर। ओके, इसको क्या बोलते हैं हम लोग?
फ्रैक्शनल, एक जॉब को छोड़ के दूसरे जॉब फटाफट चेंज करना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो गया, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट मींस क्या हो गया, सीजन के हिसाब से, जैसे कि अभी बारिश बारिश चल रही है ना हमारी, तो बारिश के सीजन में ज्यादा जॉब मिलती है क्या आपको, क्योंकि बारिश में कस्टमर्स बाहर जाते ही नहीं है, बहुत कम होते हैं कस्टमर्स जो बाहर जाते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने, प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए। तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो गया, सीजन्स के हिसाब से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी पीपल को नहीं मिलती है। ओके, द थर्ड वन वी हैव स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल क्या हो गया, ये मेनली क्या हो गया, इंडस्ट्रियल रिकॉग्नाइजेशन के हो गया, इंडस्ट्रीज में जो वर्क करते हैं, इंडस्ट्रियल रिकॉग्नाइजेशन में। ओके, कोई भी टेक्नोलॉजिकल इश्यू हो गया तो उसके वजह से अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ा बढ़ जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, एंड डी क्या है हमारा, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट मेनली वी कैन से द बिजनेस साइकिल, इट रिलेट्स टू द बिजनेस साइकिल। पहला हमारा बिजनेस साइकिल में क्या होता है, फर्स्ट एक्सपेंशन स्टेज, फिर कंस्ट्रक्शन, फिर पीक, फिर उसके बाद क्या होता है, पीक के बाद रिसेशन, फिर ट्रफ, लास्ट स्टेज। ठीक है ना, तो साइक्लिकल में क्या होता है, जब एक्सपेंशन स्टेज में रहती है, जब जब एक्सपेंशन स्टेज रहता है उस टाइम पे तो एम्प्लॉयमेंट बहुत रहती है क्योंकि काम चाहिए रहता है, बट जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्शन मतलब आहिस्ते आहिस्ते धीरे धीरे डिक्रीज होने लगती है हमारी फेज, तो उस टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ा बढ़ने लगता है, क्योंकि कंपनी सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा डिमांड नहीं होता है, डिमांड की वजह से ज़्यादा सप्लाई नहीं होता है, सप्लाई की वजह से प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज कस्टमर्स लेते नहीं है, उससे नीचे क्या हो जाता है, जब लेंगे नहीं, जब आउटपुट नहीं आएगा हमारे पास, प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं होगा, तो हम दूसरे को पेमेंट कैसे प्रोवाइड करेंगे, है ना। तो ये क्या हो गया हमारा साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। तो द करेक्ट आंसर इज साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, option number D. Unemployment caused by fall in demand for goods and services across the economy is called cyclical unemployment. Confuse नहीं होना आप लोग, ठीक है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, see, inflation is usually higher during what part of the business cycle, whether it's a upswing, B recession, C trough or it's D boom. दिस ऑल्सो रिलेट्स टू बिजनेस साइकिल, थोड़ा इंटरेस्टिंग वन है, ट्राई टू सॉल्व इट आउट। कोई भी, मैं फिर से बोल रही हूँ, कोई भी डाउट है आप लोगों को, कुछ भी डाउट है कुछ, तो कमेंट कीजिए आप, मैं आपको आंसर प्रोवाइड करूँगी, डोंट यू वरी एट ऑल। सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए बस। Inflation is usually higher during what part of the business cycle, whether it's a upswing, B recession, C trough or D boom. Higher कब होती है, at what part of business cycle? चलिए मैं I'll give you the answer. Inflation is usually higher during boom. The correct answer is boom. इस सिचुएशन में क्या होता है, एक्सपेंशन स्टेज भी बहुत हाई रहता है एंड प्लस पीक स्टेज। ओके, इससे ज़्यादा मतलब मैक्सिमम, इससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता। जितने भी सारे फैक्टर्स हैं हमारे, ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में ले लो या फिर इन्वेस्टमेंट ले लो, वेजेस, सैलरी ले लो, डिमांड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ले लो, इन्फ्लेशन ले लो, तो इस पीरियड में, इस फेज में क्या होता है, एक्सपेंशन ऑफ हर एक फैक्टर्स एक्सपेंशन होती है एंड प्लस पीक स्टेज पे मैक्सिमम, उससे ज़्यादा ऊपर ग्रोथ नहीं हो सकता हमारे इकोनॉमी में। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बूम पीरियड। ठीक है, तो इन्फ्लेशन इज यूजुअली हायर ड्यूरिंग बूम पीरियड। ओके, द करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर डी। अब स्विंग क्या होता है, एक्सपेंशन होता है, रिसेशन मीन्स क्या होता है, डिक्रीज होता है, ट्रफ मीन्स क्या होता है, इससे भी ज़्यादा डिक्रीज, उससे ज़्यादा नहीं हो, और बूम में क्या होता है, बूम में क्या होता है, एक्सपेंशन प्लस पीक मतलब मैक्सिमम ग्रोथ, उससे ज़्यादा इकोनॉमी हमारी ऊपर नहीं जा सकती। ओके, तो चलिए आज का हमारा सेशन यहीं पे ओवर होता है। सो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, एंड मैं फिर से बता दूं, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ओपन हुआ है एंड हमारा टेलीग्राम चैनल भी ओपन किया गया है, जहां से आप लोगों को हर एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि कौन सा पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो आने वाला है या ऑनलाइन क्लास चलने वाली है। ओके, तो आप वीडियो के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाएं एंड वहाँ पे जाके आप व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ओके,
एंड हाँ, किसी स्टूडेंट ने मुझे कमेंट किया था कि मैम आप मार्केट स्ट्रक्चर पे, दैट इज़ मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेटर पे, आप वीडियो कब बनाने वाले हो? इंशाल्लाह मैं जल्दी ही बनाऊंगी, उसके ऊपर भी मैं वीडियो जल्दी ही बनाऊंगी आप लोगों के लिए। ओके, चलिए तब के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगे तो प्लीज़ प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ओके, चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू। बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।